हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड इस पेपर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। यद्यपि पारस्परिक मांग विश्लेषण एक अपूर्ण प्रयास है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रतिभाषों को व्यक्त करने वाले उपलब्ध अब तक के विकल्पों से उत्तम है। यह डेफिनेशन दी गई है प्रोफेसर जैकब वाइनर के द्वारा। काफी सारी आलोचनाएं की गई हैं पारस्परिक मांग विश्लेषण सिद्धांत की। इसके बाद भी वाइनर ने कहा है कि यह सिद्धांत एक अपूर्ण प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को समझने के लिए। नेक्स्ट, मार्शल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पारस्परिक मांग की अवधारणा को किसकी सहायता से समझाया गया है? मार्शल द्वारा प्रस्ताव वक्रों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पारस्परिक मांग की अवधारणा को समझाया गया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि दो देश हैं और दो ही वस्तुओं का उत्पादन वो दोनों देश करते हैं। नेक्स्ट, मार्शल एजवर्थ का प्रस्ताव वक्र सिद्धांत किन दो मान्यताओं पर आधारित है? मार्शल एजवर्थ का प्रस्ताव वक्र सिद्धांत दो देश और दो वस्तु मॉडल की मान्यता पर आधारित है। माना दो देश भारत और इंग्लैंड है और दोनों ही दो वस्तु गेहूं और कपड़े का उत्पादन करते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं और कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, स्वतंत्र विदेशी व्यापार, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, इन सभी मान्यताओं पर कौन सा सिद्धांत आधारित है? प्रोफेसर मार्शल एजवर्थ का प्रस्ताव वक्र का सिद्धांत में ये सभी मान्यताएं दी गई हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से किसी भी देश में किस प्रकार की वृद्धि होती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उपभोक्ता की बचत का स्तर बढ़ता है, उपभोक्ता का खान पान का स्तर बढ़ता है और लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं। नेक्स्ट, देश में जब प्राकृतिक साधनों का पूरी तरह से यूज होता है तो देश की राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि होती है। इस प्रकार से देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। उपभोग का स्तर बढ़ता है। जब लोगों को पास रोजगार होता है तो लोगों का उपभोग का स्तर भी बढ़ता है, क्योंकि उनके पास अब सैलरी का एक सोर्स होता है कि जिसकी वजह से अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। लाभ की संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा किस पर निर्भर करती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा दोनों देशों के उत्पादन व्यय के अंतर पर निर्भर करती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से भौगोलिक श्रम विभाजन संभव हो पाता है और प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है जिससे उनको सबसे ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से दो देशों के बीच किस तरह की वृद्धि होती है, किस तरह का सहयोग बढ़ता है? दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता है, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ता है। जब दो देशों में आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात की कंडीशन उन दोनों कंट्रियों में हो जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने की वजह से उनमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों तरह के सहयोग में वृद्धि होती है। दोनों ही देश एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों को समझने लगते हैं। इस प्रकार से परस्पर विश्वास की वृद्धि होती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से उत्पादन की तकनीक में भी सुधार आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से प्रत्येक राष्ट्र के उत्पादकों को अपनी कार्य क्षमता में सुधार करने की प्रेरणा मिलती है और देश में प्रोडक्शन में वृद्धि होती है और उस कोटि का उत्पादन होने लगता है और माल की कच्चे माल की कोई भी कमी नहीं हो पाती है। इस तरह से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, तटकर के होने से उपभोग में होने वाले परिवर्तन से मिलने वाले लाभों की गणना किसके द्वारा की गई है? प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा तटकर से होने वाले लाभों की गणना की गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने की वजह से सबसे ज्यादा अकालों की व्यापकता में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से किसी भी देश में जब महामारी, युद्ध और अन्य संकटकालीन अवस्था आती है तो विदेशों से वस्तुओं का इंपोर्ट करके इस संकट को टाला जा सकता है और देश की इकोनॉमिक कंडीशन को भी सुधारा जा सकता है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अकालों की व्यापकता को कम कर दिया है। नेक्स्ट, वस्तुओं के क्रय विक्रय, विनिमय और वितरण को क्या कहते हैं? वस्तुओं के क्रय विक्रय, विनिमय और वितरण को व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने से होने वाले संभावित लाभों को किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले संभावित लाभों को लागत अनुपातों के आधार पर उनमें अंतर होने की वजह से इनको निर्धारित किया जाता है। जब एक देश में दोनों ही वस्तुओं की उत्पादन लागत कम होती है किंतु दोनों में से एक को वह दूसरे की अपेक्षा अधिक सस्ती वस्तु को प्रोडक्शन कर सकता है, तो दोनों ही वस्तुओं को वह देश नहीं उत्पादित करता, केवल वह देश उन्हीं वस्तुओं को प्रोडक्शन करता है जिसमें उसकी उत्पादन लागत कम आ रही होती है। नेक्स्ट, यदि केवल दो देश हैं, ए देश निर्यात प्रधान विकास करता है
यानी कि एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं का विकास करता है, और बी देश जड़ता में रहता है तो व्यापार की शर्त अब बी के अधिक पक्ष में जाएंगी। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर हिक्स के द्वारा यह धारणा दी गई है, और उन्होंने कहा है कि दो देशों के बीच व्यापार किस तरह से होता है। नेक्स्ट, सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त की वृद्धि व्यापार शर्त को किस तरह का बनाती है? सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त की वृद्धि व्यापार को अनुकूल बनाती है। किसी भी देश की व्यापार शर्तें कब बराबर होती हैं? किसी भी देश की व्यापार शर्तें जब बराबर होती है जब निर्यात वस्तु की कीमत और आयात वस्तु की कीमत दोनों बराबर होती हैं। यदि कभी निर्यात वस्तु के मूल्य में कमी आ रही होती है तो निर्यातक देश को हानि होगी और व्यापार की शर्तें देश के प्रतिकूल होंगी। नेक्स्ट, आय व्यापार शर्त क्या सूचित करती है? आय व्यापार शर्त देश की आयात क्षमता को सूचित करती है। उनके अनुसार यदि निर्यातों की कुल प्राप्त आय को उसी वर्ष के आयातों के कुल मूल्य से भाग दे दिया जाए तो आय व्यापार शर्तों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, द्विघटकीय व्यापार शर्त सम्मिलित करता है किस किस को? द्विघटकीय व्यापार शर्त आयातों और निर्यातों की उत्पादकता और कीमत दोनों सूचकांकों को सम्मिलित करता है। व्यापार के वास्तविक लाभों का निर्धारण करने के लिए प्रयोग होता है व्यापार की वास्तविक लागत व्यापार शर्त का। यदि एक तत्वीय व्यापार की शर्तों को निर्यात से प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता के निर्देशांकों से गुणा कर दिया जाए तो वास्तविक लागत व्यापार की शर्तों को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का विवेचन किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर टोजिंग के द्वारा वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का विवेचन दिया गया था। प्रोफेसर टोजिंग ने वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों को किस प्रकार से परिभाषित किया है? प्रोफेसर टोजिंग ने वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों को दो प्रकार से परिभाषित किया है, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें और कुल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का निर्धारण केवल आयात और निर्यात वस्तुओं के मूल्य के आधार पर किया जाता है, और जबकि कुल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का निर्धारण दोनों वस्तुओं की भौतिक मात्राओं के रूप में किया जाता है। आय व्यापार की शर्तों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर जी.एस. डॉरेंस के द्वारा आय व्यापार की शर्तों का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट, यदि निर्यातों की कुल प्राप्त आय को उसी वर्ष के आयातों के मूल्य से भाग दे दिया जाए तो पता चलता है आय व्यापार की शर्तों का। नेक्स्ट, एक तत्वीय व्यापार की शर्तों में सम्मिलित किया गया है केवल निर्यात के उत्पादन साधनों की उत्पादकता को। नेक्स्ट, द्वितत्वीय व्यापार की शर्तों में सम्मिलित किया गया है किसको? द्वितत्वीय व्यापार की शर्तों में निर्यात के साथ साथ आयात के उत्पादन साधनों के निर्देशांकों को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, उपयोगिता के आधार पर व्यापार की शर्तों का विवेचन किसके द्वारा किया गया है? प्रोफेसर वाइनर के द्वारा उपयोगिता के आधार पर व्यापार की शर्तों का विवेचन किया गया है। किसी भी देश के लिए व्यापार की शर्तें विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं की डिमांड और सप्लाई की लोच पर, देशों के आर्थिक स्तर पर, विकास की दर पर, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय पर, आयात और निर्यात की नीति, इन सभी चीजों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, यदि वस्तु की मांग की लोच विदेशों में बेरोजगार है तब व्यापार की शर्त देश के लिए कैसी होगी? यदि किसी वस्तु की मांग की लोच विदेशों में बेरोजगार है तो तब व्यापार की शर्तें देश के अनुकूल होंगी क्योंकि उसकी वस्तु की डिमांड उस कंट्री में ज्यादा होगी। नेक्स्ट, यदि वस्तु की मांग की लोच विदेशों में लोचदार है तब व्यापार की शर्त कैसे होगी? जब यदि वस्तु की मांग लोचदार होती है तो व्यापार की शर्तें देश के लिए प्रतिकूल होंगी, यानी कि देश के लिए वो उल्टी होंगी। वहां पर क्या होगा, उसके लिए वस्तु की डिमांड कम होगी उस कंट्री में, दूसरी कंट्री में उनकी वस्तु की निर्यात जो किया जा रहा है डिमांड कम होगी और देश के लिए यह प्रतिकूल साबित होगी। नेक्स्ट, व्यापार की शर्तें निर्यातक देश के अनुकूल कब होती हैं? व्यापार की शर्तें निर्यातक देश के अनुकूल जब होती हैं जब उसकी वस्तु की डिमांड दूसरी कंट्री में बेरोजगार हो, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेस देन 1। नेक्स्ट, व्यापार की शर्तें निर्यातक देशों की प्रतिकूल कब होती हैं? व्यापार की शर्तें निर्यात करने वाले देश के प्रतिकूल जब होती हैं जब उस देश की वस्तुओं की डिमांड दूसरे देश में लोचदार होती है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस मोर देन 1। नेक्स्ट, यदि उत्पादित वस्तु की सप्लाई बेरोजगार होती है तो व्यापार की शर्त कैसे होगी? यदि उत्पादित की जाने वाली वस्तु की पूर्ति बेरोजगार होती है, यानी कि इनइलास्टिक होती है, तो व्यापार की शर्तें देश के प्रतिकूल
होती हैं। यदि उत्पादन किए जाने वाली वस्तु की सप्लाई लोचदार होती है तो वह देश के अनुकूल होती है प्रतिकूल। यदि सप्लाई की जाने वाली वस्तु लोचदार होती है तो व्यापार की शर्तें देश के अनुकूल होती हैं। नेक्स्ट, व्यापार की शर्तें देश के प्रतिकूल होती हैं जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 यानी बेलोचदार होती हैं। नेक्स्ट, व्यापार की शर्तें देश के अनुकूल होती हैं जब इलास्टिसिटी और सप्लाई मोर देन 1 यानी कि लोचदार होती हैं। नेक्स्ट, विदेशी बाजारों में अपनी वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर बेचना क्या कहलाता है? विदेशी बाजारों में अपनी वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर बेचना राशि पातन कहलाता है। राशि पातन से अभिप्राय होता है कि वस्तुओं को विदेशी बाजार में उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर बेचना। नेक्स्ट, राशि पातन करने वाले देश में उत्पादकों को हानि होती है लाभ? राशि पातन करने वाले देश में उत्पादकों को हानि होती है। नेक्स्ट, संरक्षण के सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? 1791 में अमेरिकी अर्थशास्त्री हैमिल्टन ने संरक्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, संरक्षण के तर्क को सबसे महत्वहीन और थोथा बताया गया है किसके द्वारा? प्रोफेसर बेवरिज ने संरक्षण के तर्क को महत्वहीन और थोथा बताया है। नेक्स्ट, जो कर अच्छी आय प्रदान करते हैं वे संरक्षण नहीं दे सकते और जो कर संरक्षण प्रदान करते हैं वे अच्छी आय नहीं दे सकते। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर हैबलर के द्वारा यह डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट, अन्य देशों की अपेक्षा मजदूरी का ऊंचा स्तर प्रशुल्क दीवार के पीछे बनाया जा सकता है। ये डेफिनेशन दी गई है प्रोफेसर हैबलर के द्वारा। नेक्स्ट, गुणक त्वरक क्रिया प्रतिक्रिया संरक्षित उद्योगों में रोजगार की प्रारंभिक वृद्धि से किसी भी इकोनॉमी में कुल रोजगार और आय के स्तर को कई गुना बढ़ा सकता है।